Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of business communication. In today's lecture, we will discuss upon the topic लिखित व्यावसायिक संचार का अभिप्राय या फिर कॉन्सेप्ट ऑफ रिटन बिजनेस कम्युनिकेशन। आज के लेक्चर में बिजनेस कम्युनिकेशन के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिटेन बिजनेस कम्युनिकेशन या लिखित व्यावसायिक संचार का क्या कॉन्सेप्ट होता है। लिखित संचार उन निर्णयों, नीति वक्तव्यों, नियमों, कार्यविधियों, आदेशों एवं निर्देशों को दर्शाते हैं जो कागज पर अभिव्यक्त किए जाते हैं। संगठनात्मक स्मृति के रूप में इसकी एक प्रमुख भूमिका है। उद्देश्यों, नीतियों, नियमों, योजनाओं, विगत के निर्णयों व सौदों के संदर्भ हेतु अभिलेखों की बार बार जरूरत पड़ती है। संगठन को सरकार के साथ व्यवहार करने, अपने वैधानिक दावों की रक्षा करने और बाह्य पक्षकारों जैसे बैंक, प्रतिकर्ता, ग्राहक, श्रमिक संघ आदि के साथ समझौता करने में लिखित दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ती है। लिखित संचार को अधिक परिशुद्ध, सुस्पष्ट तथा विश्वसनीय माना जाता है। जो व्यक्ति अपने हस्ताक्षर सहित लिखता है वह जानता है कि वह उसके प्रति वचनबद्ध है और भविष्य में उसे अपना बचाव करना पड़ सकता है। यानी कि जब हम रिटन बिजनेस कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो इसमें हम उन डिफरेंट टाइप के डिसीजंस, पॉलिसी स्टेटमेंट्स, रूल्स, रेगुलेशंस, वर्किंग प्रोसीजर्स, इंस्ट्रक्शंस, डायरेक्शंस को डिफाइन करते हैं और इन्हें प्रॉपरली एक पेपर पर रिटन वे में फॉलो किया जाता है। लिखित तरीके से इनको अभिव्यक्त किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है। अगर मैं एक ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ये एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रहता है और बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है इस रिटन बिजनेस कम्युनिकेशन का, क्योंकि जब आप अपने ऑब्जेक्टिव सेट करते हो, रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज, प्लानिंग या फिर कोई भी आपने सेल और परचेज किया है तो उनका अगर आपको रेफरेंस लेना है तो रेफरेंस के लिए आपको इन पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स की अगेन एंड अगेन रिक्वायरमेंट होती है। अब ऑर्गेनाइजेशन है, उसका गवर्नमेंट के साथ में एक बिहेवियर चल रहा है। वो अपने जो लीगल क्लेम्स हैं उनको एंश्योर करना चाहती है। जो उसके एक्सटर्नल चैनल पार्टनर्स हैं, जो उसके एक्सटर्नल पार्टीज़ हैं जैसे कि बैंक है, कस्टमर्स हैं, पब्लिक है, सप्लायर्स हैं या फिर यूनियंस हैं, उनके साथ में जो भी उसने समझौता कर रखा है, जो भी एग्रीमेंट कर रखा है, उसके लिए उसे लिखित दस्तावेजों की या रिटन डॉक्यूमेंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि जो रिटन डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा विश्वसनीय माने जाते हैं। कोई भी पर्टिकुलर पर्सन अपना कॉन्फिडेंस रिटन बिजनेस कम्युनिकेशन में ज़्यादा शो करता है, बहुत ज़्यादा क्लियर और कह सकते हैं परिशुद्ध माना जाता है लिखित संचार को। और क्योंकि जो लिखित संचार होता है उसमें व्यक्ति के हस्ताक्षर भी होते हैं, तो अगर हस्ताक्षर है तो इसका मतलब जो पर्टिकुलर पर्सन है, जो उसने लिखा है उस डॉक्यूमेंट में, उसके लिए उसकी प्रॉमिस कंफर्म है, वचनबद्ध है वो उसके लिए, और अगर उसे बचाव करना है तो उसके अकॉर्डिंग ही उसे अपने कार्य को अंजाम देना होगा। यानी कि अगर मैं लिखित संचार की बात करूं तो रेखा चित्रों, मानचित्रों, प्रतिरूपों, आकृतियों, रूपरेखाओं, प्रगति लेखाओं के रूप में चित्रों द्वारा प्रवाहित किया जा सकता है। इसे जिस बात को आपको सैकड़ों हजारों शब्दों में कहना होता है उसे कुछ चित्रों के माध्यम से ही व्यक्त किया जा सकता है। यानी ऐसा नहीं है कि रिटन बिजनेस कम्युनिकेशन में आपको रिटन वर्ड्स के हेल्प से ही सब कुछ स्पष्ट करना होता है। रिटन लेटर्स की जगह आप
मैप्स का यूज़ कर सकते हो, रेखा चित्रों का यूज़ कर सकते हो, फिगर्स, फैक्ट्स, जो रूपरेखाएं हैं, प्रगति रेखाएं हैं, इनका चित्रों के रूप में इनका प्रयोग किया जा सकता है। यहाँ मैं लिखित संचार के साधन और उदाहरणों को उल्लेखित करूँगा, उन्हें डिफाइन करूँगा, जिसमें सबसे पहला है बुलेटिन, हैंडबुक्स व डायरियाँ। लिखित संवहनों के लिए सबसे अधिक प्रचलित साधन क्या है? बुलेटिन बोर्ड, पत्र पे रोल प्रविष्टियाँ, कर्मचारियों की डायरियाँ, पैम्फलेट, मैगजीन, समाचार पत्र, ये सब इंपॉर्टेंट रिटन डॉक्यूमेंट्स होते हैं। हैरो ने अपना एक सुझाव दिया। क्या सुझाव दिया उन्होंने? बुलेटिन बोर्ड सूचनाएं संक्षिप्त होनी चाहिए, जिन्हें पढ़ने में 30 सेकंड से अधिक ना लगे। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि सूचनाएं चालू होनी चाहिए, अर्थात ये ऐसी होनी चाहिए जिन्हें कर्मचारी जानने की उत्सुकता रखते हैं और जो उनके लिए उपयोगी भी होंगी। यानी कि बुलेटिन, हैंडबुक्स और डायरियों में हम जो भी रिटन कम्युनिकेशन फॉलो करते हैं, बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में इस रिटन कम्युनिकेशन को फॉलो किया जाता है। जैसे कि अपने पैम्पलेट्स निकलते हैं कंपनी के प्रमोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैगजीन्स हैं, समाचार पत्र हैं, कर्मचारियों को डायरीज दी जाती हैं तो डायरीज को मेंटेन किया जाता है उनके द्वारा। बुलेटिन बोर्ड्स होते हैं, कॉलेज के अंदर भी होते हैं और जगह जगह जो ऑफिसेज होते हैं उनमें भी बुलेटिन बोर्ड्स को इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो उसमें जो रिटन डॉक्यूमेंट्स या रिटन कम्युनिकेशन फॉलो किया जाता है, उसको इस तरीके से सूचनाएं उसमें क्रमबद्ध की जानी चाहिए जिन्हें पढ़ने में 30 सेकंड से ज़्यादा का समय नहीं लगना चाहिए, और जो करंट इन्फॉर्मेशन है वही उसमें दी जानी चाहिए। यानी कि वो इन्फॉर्मेशन ऐसी हो जिन्हें कर्मचारी जानने की उत्सुकता रखते हों, जिनके बारे में जानने में एम्प्लॉयज़ इंटरेस्टेड हो और वो उनके लिए यूज़फुल भी होनी चाहिए। होता क्या है, अक्सर जो कर्मचारियों की हैंडबुक्स होती हैं या डायरियाँ होती हैं या जो मैनुअल्स होते हैं, वो प्रायः फर्म की श्रम नीति प्रस्तुत करती है। यानी कि जो पॉलिसीज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन की, लेबर पॉलिसीज़, उनको प्रॉपर्ली इन हैंडबुक्स, डायरीज या मैनुअल्स के द्वारा डिफाइन किया जाता है। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स रिटन होते हैं, जैसे वेज रेट कितने हैं, मजदूरी की दरें कितनी हैं, वर्किंग आवर्स कितने हैं, कार्यशील घंटे कितने हैं, पदोन्नति और हस्तांतरण संबंधी नीति कौन सी है, यानी कि प्रमोशन के रिगार्डिंग और रिटायरमेंट के रिगार्डिंग, या फिर अगर रिप्लेस किया जाता है तो उसके रिगार्डिंग क्या क्या पॉलिसीज़ फॉलो की जाती हैं ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। भेदभाव के प्रति के विरुद्ध संरक्षण, छुट्टियाँ, बीमारी का अवकाश, रिटायरमेंट संबंधी नियम, वर्कशॉप के नियम, टाइम कार्डों का प्रयोग, धूम्रपान संबंधी नियम, शराब, अनुपस्थितियाँ, अतिथि, दर्शक, परस्पर लाभ के संघों में भाग लेना, सामूहिक बीमा योजनाएं, मनोरंजन संबंधी कार्य, शिकायत संबंधी कार्यविधि इत्यादि को हम इसमें समाहित करते हैं। इनके बारे में प्रॉपर एक डिस्कशन होता है और इनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है। ठीक है। दूसरा नंबर आता है मैगजीन व समाचार पत्र। कुछ फर्म्स में आप देखते होंगे कि वो एक या अधिक हाउस ऑर्गन्स रखती हैं। हाउस ऑर्गन्स का मतलब क्या होता है? कर्मचारियों के मैगजीन या समाचार पत्र निकलते हैं, अपने खुद के अपने पर्सनल मैगजीन्स होती हैं इनकी या फिर न्यूज़पेपर्स होते हैं इनके। पर्पज़ क्या होता है इसके पीछे? कर्मचारियों को व्यवसाय में हुए आधुनिकतम विकासों से परिचित रखना तथा संगठन से संबंधित व्यक्तियों और कार्यकलापों का ज्ञान कराना। प्लांट की खबरें और व्यक्तिगत मदें भी इन प्रसाधनों में महत्वपूर्ण स्थान पाती हैं। पश्चिमी देशों में कुछ अधिक चतुर फर्में क्या करती हैं? कर्मचारियों की फाइनेंशियल रिपोर्ट भी इश्यू करती हैं, जिसमें व्यापार के संचालन व्यय, लाभ, आय एवं उसके वितरण आदि से संबंधित सूचनाएं भी दी जाती हैं। तो ये मैगजीन्स या समाचार पत्र हैं जो कुछ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस प्रिंट करती हैं। किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस के मॉडर्न डेवलपमेंट और उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड पर्सन्स और जो भी एक्शंस या एक्टिविटीज़ चल रही हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। बहुत सारी फॉरेन फर्म्स हैं, क्लेवर फर्म्स हैं जो अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट भी इन मैगजीन्स या
इन न्यूज़पेपर्स में अवेलेबल कराती है। अगला संचार के साधन का उदाहरण है सुझाव योजनाएं। ये सबसे एक प्रचलित लिखित साधन कह सकते हैं इसको हम। ये होती है आपकी कर्मचारी सुझाव प्रणाली। इसके अंतर्गत क्या होता है, उत्पादन कुशलता में वृद्धि करने वाले सुझाव हेतु कर्मचारियों को पुरस्कार दिया जाता है। एक बॉक्स टाइप का बना दिया जाता है इसमें, और कर्मचारी अपने सुझाव देते हैं, और जिस कर्मचारी का सुझाव उत्पादन के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर प्रोडक्शन के या प्रोडक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे अच्छा होता है, उसको प्रॉपर्ली प्राइज एज अ रिवॉर्ड पे किया जाता है। ऐसी व्यवस्था के लिए दो उद्देश्य स्थापित किए जाते हैं किसी भी संस्था के द्वारा। पहला क्या होता है, इस व्यवस्था के द्वारा मशीनों, विधियों, तकनीकी आदि में सुझाव व परिवर्तन के लिए उपयोगी प्रस्तावों को प्रोत्साहित करता है, और दूसरा वह एक ऐसी तत्कालिक युक्ति प्रदान करती है जिसकी सहायता से कर्मचारी विद्यमान आयोजन एवं गतिविधियों के प्रति अपना असंतोष प्रकट कर सकते हैं तथा शिकायतें प्रस्तुत करके मन का गुबार निकाल सकते हैं। दो फायदे हो गए इसके। अगर किसी कर्मचारी को कोई ऐसा सुझाव है जिसके मदद से जो मशीन्स हैं, जो टेक्निक्स हैं, जो मेथड्स हैं, उनमें एक प्रॉपर चेंज लाया जा सकता है और उसके बेसिस पर ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट हो सकता है, एक तो ये फ़ायदा हो गया ऑर्गेनाइजेशन को। दूसरा, ऐसा एक ओपिनियन सामने आती है ऑर्गेनाइजेशन के जिसकी हेल्प से आप ये पता कर लेते हो कि कौन कौन से जो एम्प्लॉइज़ हैं वो सेटिस्फाइड नहीं है, और शिकायत करके वो अपने मन के अंदर जितनी भी असंतुष्टि होती है उसको भी बाहर निकाल देते हैं। तो दोनों ही काम सिद्ध हो जाते हैं आपके। जब सुझाव प्रणाली को स्थापित करते हो तो इससे आपके एक तीर और दो निशाने वाली कहावत तैयार हो जाती है। चौथा पॉइंट है इसके अंदर व्यापारिक पत्रिकाएं। ये जो व्यापारिक पत्रिकाएं होती हैं ये द्विमार्गीय संप्रेषण का काम करती हैं, और इनमें जितने भी आर्टिकल्स पब्लिश किए जाते हैं उसके हेल्प से जो एम्प्लॉइज़ ऑर्गेनाइजेशन के उनको डिफरेंट टाइप्स की इंफॉर्मेशंस अवेलेबल कराई जाती हैं। ऑर्गेनाइजेशन में क्या चल रहा है, जिस इंडस्ट्री में वो वर्कआउट कर रहे हैं उसमें क्या चल रहा है, उसमें कौन कौन सी नई टेक्निक्स आ रही हैं, कौन कौन सी नए मेथड्स को अडॉप्ट किया जा रहा है, प्रोग्रेस के लिए क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए जा रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उन्हें इस व्यापारिक पत्रिका के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है। पांचवा इसका एग्जाम्पल है संगठन पुस्तिकाएं। संगठन पुस्तिकाएं क्या करती हैं, ये केवल और केवल संगठन से संबंधित सूचनाएं एवं निर्देश कर्मचारियों को प्रस्तुत करती हैं। ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट टाइप की वर्क से रिलेटेड क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ के रिगार्डिंग क्या क्या प्रोसीजर्स हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन इन संगठन पुस्तिकाओं के माध्यम से कर्मचारियों को उपलब्ध कराई जाती है। अगला है इसमें संगठन की अनुसूचियाँ। संस्था के समस्त कर्मचारियों के मध्य उत्तरदायित्व की प्रकृति एवं सीमा तथा उनके पारस्परिक संबंधों का निर्धारण किया जाता है इनके द्वारा। इसके साथ साथ सातवीं है नीति पुस्तिकाएं। विभागीय नीतियों के विषय में, यानी कि जिस डिपार्टमेंट में जो एम्प्लॉय काम कर रहा है उसको ही उससे संबंधित विभागीय पुस्तक उपलब्ध कराई जाती है, जिसमें उस विभाग से संबंधित नीतियों यानी कि पॉलिसीज़ के बारे में प्रॉपर डिटेल डिस्क्रिप्शन होता है। अगला है कार्य विधि पुस्तिकाएं। इनमें काम करने की विधि से संबंध में निर्देश होते हैं। जो भी आपके पास एक्टिविटी दी गई है उसको आपको किस तरह से कंप्लीट करना है, किस तरह से आगे बढ़ाना है, उससे रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं। लागत लेखांकन तथा मजदूरी लेखांकन में इसकी हेल्प ली जाती है। 9th एग्जाम्पल इज टेलीप्रिंटर। इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों टाइप के कम्युनिकेशन के लिए आप टेलीप्रिंटर का यूज़ करते हो। इसके अलावा और भी कुछ साधन हैं और भी कुछ मीन्स हैं, जैसे कि संस्था का पत्राचार, वार्षिक लेखे, अध्यक्षीय लिखित भाषा, सभाओं के एजेंडा व मिनट्स, ज्ञापन, राजकीय प्रकाशन, प्रतिवेदन और भी बहुत सारे साधन हैं जिनकी मदद से ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, लिखित संप्रेषण या लिखित व्यावसायिक संचार को आगे बढ़ाती है। लिखित संचार के बहुत सारे लाभ हैं, लेकिन आप फिर भी कंप्लीटली इस पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते।
क्योंकि इसमें आपका टाइम बहुत कंज्यूम होता है और पैसा भी बहुत खर्च होता है। कभी कभी इससे प्रतिरक्षात्मक व्यवहार भी उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि हर कोई अपना बचाव करना चाहता है, क्योंकि हर आदमी लिखित शब्दों से वचनबद्ध हो जाता है तो अपना बचाव करना चाहता है। तो इससे क्या होता है, तत्काल प्रतिपुष्टि प्राप्त नहीं हो पाती है और आपको बहुत समय के लिए भी इंतजार करना पड़ जाता है। So these all are the different examples and means of written business communication. Okay? Thank you.